चलिए बर्फोत्सव की हम शुरुआत करते हैं खबरों की। इससे पहले आपको हम पहाड़ी इलाकों में ले चले। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं आप देख रहे होंगे हाईनेक और फुल स्लीव से नीचे आपको दिखेगा नहीं अभी कुछ समय तक। क्यों शगुफ्ता? मैं तो सबसे पहले निकालती हूँ, तुम्हें पता ही है, सब जगह कवर्ड हो जाएगा। और हमें भी कि बस फुल पहन लो, फुल पहन लो। नहीं देखो, हम फैशनिस्टास तो हैं, विंटर में भी हमारा फैशन कम नहीं होगा, बट वी हैव अ डिफरेंट स्टाइल। मतलब तबीयत खराब नहीं पर होनी बिल्कुल। पहले चर्चा ये थी कि ठंड कब आएगी, अब ये है कि ठंड कब जाएगी। अभी तो नहीं, मुझे अभी तो आई नहीं, तो फिर जाएगी कैसे इतनी जल्दी? तो चलिए अभी तो ठंड की शुरुआत है, तो आपको हम सीधे लिए चलते हैं। हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर या फिर आपको बता दें उत्तराखंड, हर ओर पहाड़ बर्फ से दमक रहे हैं। क्रिसमस बीत गया है और नया साल दस्तक देने को तैयार है। ऐसे में हिल स्टेशंस पर सैलानियों की मौज और बहार है। बर्फ से पटे पहाड़ मानो वंडरलैंड बन गए हैं। कुदरती खूबसूरती शबाब पर है और इन वादियों से, नजारों से निगाहें हटाना मुश्किल है। तमाम तस्वीरें आपके सामने गुड न्यूज टुडे पर आज हम बर्फोत्सव मना रहे हैं। ये 6 तस्वीरें पहाड़ों के सर्द मौसम की तासीर बयां कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं शिमला और सोलंग वैली में स्नोफॉल से सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और चोपता में भी बर्फबारी के बाद नजारे देखते ही बन रहे हैं। जाहिर है पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है, तो इसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां तापमान माइनस में पहुंच गया है। इसकी वजह से डल लेक पूरी तरह से जम गई है। और देखिए यहाँ झील में बर्फ की मोटी परत जम गई है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी शिकारा की सवारी के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए डल झील से हमारे संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट। वक्त हम डल के बीचों बीच हैं। जैसे आप देख सकते हैं शिकारा वाला जो है कई सारे यहाँ चल रहे हैं, टूरिस्ट को जो हाउस बोट से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ रहा है आइस जो है तोड़ के, डंडे से जो है लगातार बर्फ को तोड़ के जा रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं एक मोटी परत है आइस की, ये देखिए आपको दिखाएंगे, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है और यही हर रोज आपको डल के ऊपर मिलेगा। तो इससे समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ठंड अभी पड़ रही है। और अगर आप इसको फेंकेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप शीशे तोड़ रहे हैं। ऐसे एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें, मुजफ्फर को बोलूंगा, ऐसा लगता है कि जैसे शीशे आप तोड़ रहे हैं। और पर्यटक जो हैं इसको जरूर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। वो अद्भुत एक नजारा है उनके लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा देखा नहीं है कि पूरी जो है लेक जम गई हो, ऊपर कम से कम जो है 1 इंच बर्फ की परत हो। इसके अलावा अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक कतार में आपको शिकाराज दिखेंगे। तो कश्मीर कोल्ड अटैक इस वक्त जबरदस्त और -7, 8, 9 लगातार श्रीनगर का जो है तापमान बना हुआ है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत ठंडी है, माइनस में है, बहुत फ्रीज हो गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है कश्मीर। जन्नत बोलते हैं ना, सेम वैसे ही है, लेकिन बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत मजा आया। इस बार ठंड पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इस बार पहली बार है जब मैं इस झील को जमा हुआ देख रहा हूँ। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देख के। काफी ज्यादा पर्यटक भी हमने यहाँ देखे, लेकिन उम्मीद यह है कि नया साल आते आते ये नजारे देख के और भी ज्यादा पर्यटक जो हैं कश्मीर की तरफ आएंगे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो है आइस का फॉर्मेशन है। इस वक्त मैं मुजफ्फर को बोलूंगा, ये देखिए, ये हाथ में इसमें काफी ज्यादा फिसलन है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तकरीबन 1 इंच के आसपास आइस बनी हुई है और ये अगर आप डल के अंदर की तरफ जाएंगे तो और भी मोटी परत है। तो इस वक्त कश्मीर बिल्कुल जमा हुआ है और जो भी पानी के स्रोत हैं, चाहे आप वाटरफॉल्स की बात करें, छोटे नदी नाले, सुबह सवेरे जो हैं बिल्कुल एक आइस रिंग बन जाते हैं। डल बहुत बड़ा एक डल लेक अगर आप देखेंगे तो पूरा एक मोटा आइस का परत पहले पीछे वाले हिस्से पे था और अब आगे भी आ गया है। और हालांकि पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा है, पूरे देश से पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटन जो व्यवसाय है
वो लोग काफी खुश हैं क्योंकि नए साल पे उनको पता है कि ये जो नजारे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग जो छुट्टियां प्लान कर रहे हैं कश्मीर की तरफ आएंगे। पर्यटन जो है बढ़ रहा है और ये नजारे देख के विंटर वंडरलैंड के ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो हैं कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, डल लेक, श्रीनगर। मुझे मालूम है मेरी तरफ इस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको सर्दियां बहुत पसंद है। तो ये बताइए कि अभी मीर जिस तरह के शिकारे पे बैठे थे, आप में से किसे माने कि आप लोग भी उस शिकारे पे बैठे होते? एक बार तो जाना चाहिए श्वेता, वन टाइम एक्सपीरियंस तो बनता है। अभी बता रहे हैं डल झील जो है पूरी तरह से जम गई है। इसी वक्त ना मजा भी है जाने का, जब आपको फ्रेश स्नो मिलती है। सोच के ठंड लग रही है, ठंड लग जाती है। सीरियसली मेरे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, फेस में दिखता है। मैं आपको बता देते कि घाटी में जो इन दिनों जैसा सर्द मौसम बना हुआ है, उसे वही महसूस कर सकता है। हम भी महसूस करते हैं यहाँ बैठ के, कुछ लोग जो वहां मौजूद हैं वैसे। और अब आपको बता दें, वैसे भी 21 दिसंबर बीते 21 दिसंबर से यहाँ सर्दी अपने शबाब पर है। भारी बर्फबारी ने कश्मीर की रंगत में चार चांद लगाए हुए हैं और इस दौरान यहाँ पड़ने वाली सर्दी कपकपा देने वाली रहती है, जिसे एंजॉय भी बखूबी किया जा सकता है। सैलानियों की आवाजाही न केवल यहाँ के पर्यटन को बढ़ा रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी ये जबरदस्त ठंड प्राकृतिक उत्सव का जश्न मनाने का मौका दे रही है। चांदी से चमकते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी बर्फीली वादी, इन दिनों यही है कश्मीर की जीती जागती तस्वीर। दिसंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि कड़ाके की ठंड, बादलों में छुपा सूरज, बर्फबारी और उसके साथ ही ठंडी बर्फीली हवाओं जैसे मौसमी रुख से यहाँ के लोग दो चार होते आए हैं। घाटी में इस वक्त आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ तापमान माइनस से काफी नीचे ही दर्ज किया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्लेशियर, नदियाँ और डल समेत जमी अन्य झीलों की हालत वो समय दर्शाती है जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में चिलई कलां कहा जाता है। चिलई कलां एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है अत्यधिक सर्दी। तकनीकी तौर पर वैसे तो कश्मीर में 3 महीने सर्दी बेहद ज्यादा होती है, जो 3 हिस्से चिलई कलां, चिलई खुर्द और चिलई बाचे यानी चिल्लस के नाम से पुकारे जाते हैं। इनमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय चिलई कलां 40 दिनों का होता है और इसका दौर 21 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक रहता है। इसी दौरान घाटी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। इस हाड़ कपाती ठंड से बचाव के लिए कश्मीरी लोग पारंपरिक कांगेर यानी फायरिंग पॉट और फेरन, जो कि एक कश्मीरी पोशाक है, ऐसे गर्म कपड़े और विशेष खान पान के साथ रोजाना की जिंदगी बसर करते हैं। इसके बाद 20 दिनों का वक्त आता है चिलई खुर्द का, जो 31 जनवरी से 19 फरवरी तक 20 दिनों का रहता है। आखिर में चिलई बाचे, जिसे छोटी ठंड भी कहते हैं, जो 20 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक रहती है। इस दौरान ठंड थोड़ी कम हो जाती है, मगर चिलई कलां के दौरान ही सबसे सर्द मौसम पूरी घाटी को जश्न और उत्सव मनाने का मौका जरूर देता आया है। भले ही चिलई कलां 40 दिन का सबसे कठोर समय माना गया है, लेकिन घाटी में यही वक्त पर्यटन और उत्सव के रूप में सैलानियों को बुलावा देता आया है। शायद तभी भारतीय सेना यहाँ समय समय पर स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों से जोड़ने की पहल करती आई है। ऐसे में गुलमर्ग की बर्फीली फिजाओं में भारतीय सेना ने स्की रिजॉर्ट में पहली दफा जश्न चिलई कलां का रंगारंग आयोजन किया, जहां लोक गीतों और फ्यूजन धुनों ने माहौल में समा बांध दिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ये धुन गुलमर्ग की बर्फीली फिजाओं में घुल सी रही थी। चिलई कलां की जबरदस्त ठंड में गुलमर्ग में ये उत्सव पहली बार हुआ, जो स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति, उनके उत्पादों को शोकेस करने, कलाकारों की हौसला अफजाई पाने का एक मौका रहा। तभी ये आयोजन लोकल्स को पसंद आ रहा है और वहीं उत्सव में भागीदारी दे रहे लोक कलाकार भी सैलानियों को इस भीषण ठंड में ऐसे उत्सवों से जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। पहली बार ये जो जश्न चिलई कलां फेस्टिवल यहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल से बच्चे भी आए थे जिन्होंने परफॉर्म यहाँ पे किया और यहाँ पे तालिब इल्मों ने अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी दिखाई थी और यहाँ पे जो लोकल हमारे ग्रोवर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए थे। बहुत ही अच्छा लगा
बहुत अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। तो ये मैसेज देना चाहिए कि वो यहाँ पे आए, मजे करे। वो ये ना रखे कि ठंड है कश्मीर में या गुलमर्ग में ठंड है, हम नहीं जाएंगे। नहीं, आओ मजे करो। ठंड यहाँ हर कोई भूल जाए, अभी ठंड बंड याद नहीं रहती। आए और एंजॉय करे। बेशक चिलई कलां के दौरान होने वाले ऐसे जश्न युवाओं के लिए न केवल एक सुनहरा मंच है, बल्कि लोक और खेल उत्सवों के जरिए स्थानीय लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी चिलई कलां के दौरान पर्यटन को भी बढ़ाने में मजबूत भूमिका निभाती है। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाई बीत गया क्रिसमस, हमने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया अच्छा ना, इससे अच्छा क्या सेलिब्रेशन हो सकता है जीएनटी पर। देखिए क्रिसमस बीत गया है, अब बारी है नए साल की, न्यू ईयर के वेलकम की। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो नए साल से पहले ही उसके स्वागत में लोग अभी से झूमने लग गए हैं। और देखिए मनाली का मॉल रोड पर्यटकों से पूरी तरह भर चुका है। रात रात तक डांस किया गया, गाना और मस्ती की पाठशाला लगती रही। धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। नाच गाना डांस और खूब सारी मस्ती। मस्ती की ये पाठशाला लगी है हिमाचल प्रदेश के मनाली में। न तो यहाँ किसी सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट चल रहा है, न ही ये भीड़ किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए यहाँ पहुंची है। ये सभी तो यहाँ नए साल के स्वागत के लिए आए हैं और अपनी ही मस्ती में मशगूल हैं। सारे जहां से लोग आए हैं मनाली में, अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, कोई मणिपुर से, कोई मद्रास से, तो कोई मुंबई से। और जाहिर सी बात है जिस तरह से उल्लास नजर आ रहा है, यहाँ पे लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें माइनस तक में जा रहा है तापमान, फिलहाल तो 5 डिग्री है, लेकिन उसी बीच में आप देख सकते हैं लोगों में जो जोश है उसी से गर्मी आ रही है, क्योंकि लगातार डांस पार्टी चल रही है। और यहाँ पे जिस तरह से लगातार बॉलीवुड के गाने हैं, पंजाबी गाने हैं, वो सारा चल रहा है। और ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, ये है मॉल रोड। क्रिसमस से शुरू हुई मस्ती की ये पाठशाला 31 दिसंबर की रात यानी नए साल के स्वागत तक चलेगी। और इस मस्ती की पाठशाला में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग मनाली पहुंच रहे हैं। फिर तापमान चाहे माइनस में ही क्यों न चला जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से तो दिल्ली वालों का फेवरेट क्या है? दिल्ली वालों का फेवरेट स्टेप पता? फेवरेट स्टेप देखिए दिल्ली वाले पंजाबी गानों पे मनाली में माल रोड दिल खोलकर सैलानियों के स्वागत को तैयार है। यहाँ के होटल और चौक चौराहे रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। आलम ऐसा है कि अभी से लगभग सारे होटल की बुकिंग फुल हो चुकी है। क्या लग रहा है यहाँ पे देख के आपको? वाइब अच्छा है, बहुत ज्यादा, बहुत वाइब अच्छी। क्राउड भी अच्छी है, वाइब भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं हिमाचल के। क्या एक्सपीरियंस है? पहली बार आए हैं, क्या है? देखिए 5 डिग्री है। फर्स्ट टाइम आए हैं। 5 डिग्री हो रहा है और सुबह सुबह तो माइनस में चले जाता है। कैसे कोप अप कर रहे हैं आप लोग? तो जहाँ से आए हैं बॉम्बे और अहमदाबाद, यहाँ पे कहाँ पे इतनी कहीं नहीं है यहाँ, बहुत ठंड है, लेकिन एंजॉयमेंट में कुछ नहीं दिख रहा है। ठंड वगैरह ठंड कहीं नहीं पड़ती है। हमारे अहमदाबाद में भी 21 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, पर इतना एंजॉय आ रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर यानी शुक्रवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई है, जिसका मतलब पहाड़ों पर वीकेंड और नए साल पर फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। इसीलिए मनाली, शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर शुरू होने से जाहिर है मैदानों पर ठिठुरन बढ़ेगी, लेकिन इससे बेपरवाह ये लोग बस नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। मनाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी राज्यों में आपको बता दें बर्फबारी से चेहरे खिले हुए हैं तो कुछ दिक्कतें भी हैं। हालांकि इन परेशानियों को दूर भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इतनी बर्फ गिरी कि यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास
खरसाली में सड़कें बंद हो गई है। एहतियातन आपको बता दें, फिलहाल गाड़ियों के लिए इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसी तरह चमोली में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। वहां से कई पशुओं को सुरक्षित हनुमान चट्टी भेजा गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों को परेशानी न हो। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। पेड़ पौधों तक ने खुद को कुदरत के सफेद रंग में रंग लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में, और खरसाली में ये वो सड़क है जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को खरसाली से शीतकालीन प्रवास से जोड़ती है। लेकिन स्नो कवर्ड ये सड़क बिल्कुल बंद हो गई है। इससे पूर्व भी कुछ जो वाहन यहाँ पर जो आवाजाही करते हैं उनको रोक दिया गया है। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, आप कैमरामैन थोड़ा दिखाएं किस तरह से अपने पशुओं को, मवेशियों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती है या अन्य कार्य से ये लोग जा रहे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। सर क्या नाम है आपका? महादेव प्रसाद। उनियाल जी? हाँ जी, हाँ जी। बर्फबारी काफी हुई है? बर्फ काफी पड़ी है अभी। चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास सड़कों के किनारे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन गए। ये बर्फ इंसान ही नहीं बेजुबानों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रही है। बर्फबारी से यहाँ उनके लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 से ज्यादा गाय भैंसों को रेस्क्यू कर सुरक्षित हनुमान चट्टी पहुँचा दिया। बर्फबारी का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर के डोडा में भी दिखा। दूर दूर तक पहाड़ों से लेकर सड़कें सफेद चादर से ढक गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थमने लगी। मगर अब वहाँ की ज्यादातर सड़कों से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। बर्फ पड़ा, पूरा ऊपर तक पड़ा था, पूरा हमने ये साफ कर दिया है सर। पूरा नमक डाला, इसमें यूरिया डाल ताकि टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई स्लीपिंग ना हो, कोई कुछ ना हो, आराम से पहुंचे ऊपर। गुलडंडा में टूरिस्ट जगह है, पूरे टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर। तो पूरा हमने ये क्लियर कर दिया, नमक डाला, यूरिया डाला, पूरा नीचे तक पूरा बर्फ साफ कर दिया सर हमने। इसी तरह अलग अलग इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि नए साल में मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे सैलानियों को कोई मुश्किल पेश न आए। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको श्री कृष्ण की नगरी मथुरा लिए चलते हैं, जहां नए साल पर भक्तों को बांके बिहारी के दर्शन के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चूंकि नए साल की शुरुआत में मथुरा के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और लिहाजा भक्तों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही राधा वल्लभ मंदिर में भगवान को गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा आने वाले श्रद्धालु यहाँ भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो या फिर राधा वल्लभ मंदिर, आस्था के इन स्थलों में सदैव श्रद्धा की बयार बहती रहती है। विशेषकर वर्ष के अंतिम दिनों और नव वर्ष के प्रारंभ में यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ रहती है, जिसके चलते इन दिनों यहाँ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी वर्ष के अंतिम और नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में मथुरा, वृंदावन से लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी चूंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ अपने पीक पर पहुंचेगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अलग से मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की और पुलिस बल की तैनाती की गई है।
और हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास यही है कि बेहतर ढंग से हम लोग व्यवस्था दें, जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेहतर एहसास के साथ जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ नियंत्रण से लेकर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2-3 तारीख तक विशेष भीड़ का आगमन यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सर्दी के इन दिनों में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को विशेष रूप में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठंड में उनके लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। भगवान राधा वल्लभ को हाथों में दस्ताने से लेकर पैरों में मोजे पहनाए जा रहे हैं, साथ ही रजाई भी उड़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चांदी की अंगीठी के कच्चे कोयले में चंदन के साथ आग जलाकर उन्हें सर्दी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राधा वल्लभ लाल दोनों समय सुबह श्रृंगार आरती के बाद में और भोग आने से पहले तक, और ऐसे ही संध्या आरती के बाद में शाम को और शयन भोग आने से पहले तक दोनों समय कोयले की अंगीठी जलती है। उसमें चंदन का लकड़ी भी डाली जाती है खुशबू के लिए। ये रोज का प्रतिदिन का रहता है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले तक ये रहेगा। सर्दियों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठाकुर जी का प्रसाद है, पंचमेवा का प्रसाद लगाया जाता है, केसर का प्रसाद लगाया जाता है। भाव है एक बालक की सेवा करने का भाव है, जो क्योंकि भगवान ब्रज में जब आए तो भगवान वृंदावन में भगवान की जो बाल रूप की सेवा होती है, भगवान के 7 वर्षीय रूप की यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में सेवा होती है। भगवान के प्रति सेवा का ये भाव यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी मुक्त कर देता है। यहाँ पर दर्शन करने आए थे बांके बिहारी जी के, तो हमने देखा कि बहुत अच्छे से उनका सब देख रेख करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे अनोखा ये देखा कि जिस प्रकार की ठंड है पर ठाकुर जी के लिए अंगीठी जला के उन्हें सेवा प्रदान की जा रही है। आज भगवान की कृपा से मुझे उनके दर्शन हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद तो मैं अब क्या ही कहूँ, राधे राधे। भगवान के प्रति ये भक्तों की गहरी आस्था ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर आस्था और भक्ति का मेला लगना अभी से शुरू हो गया है। यहां पर महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ, देखिए प्रयागराज और महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हाईटेक इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन को भी तैनात किया जा रहा है। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जल, थल या नभ, हर स्तर पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन की तैयारी भी की जा रही है, जो 24 घंटे पानी के अंदर हर तरह की गतिविधियों पर निगरानी करने में सक्षम है। विशेष बात यह है कि ये ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर साबित होगा। ये ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टो लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की विशेषताओं से लैस है। अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है।
पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस बेहद तेज रफ्तार और असीमित दूरी तक पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा हथियार माना जा रहा है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, जिनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ को बिना बाधा के सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आधुनिक तकनीकों की मदद भी ली जा रही है। जल में हम लोग लगातार हर प्रकार की निगरानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो पीएससी के जो बाढ़ राहत दल है वो हर स्नान घाटों पर तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी जो पीएससी की है उसमें सारे कुशल तैराक हैं, जितने भी फ्लड कंपनीज के जवान हैं उनको विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किया जा रहा है। उनके पास जो पीएससी बल है, जल पुलिस है, इनके पास पर्याप्त संसाधन है और नई टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा कि आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, इस प्रकार की सारी अन्य भी बहुत सारे संसाधन हैं, जिसमें सोनार सिस्टम है, अन्य भी बहुत सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसका हम लोग निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रयोग करेंगे। फिलहाल एक अंडर वाटर ड्रोन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ सकती है। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज टुडे। श्वेता तैयारी कर रही है, इस सेगमेंट की तैयारी अभी से हो रही है। क्यों यार मैम, आज हमारे यहाँ कचौरी आई है, किसने टेस्ट किया? नहीं, खुशबू तो बहुत देर से आ रही है, पर आपने तो ऑलमोस्ट खा लिया है। आप ये बताइए, आपने टेस्ट किया, कैसी है ये बताओ। अच्छी है। देखिए कचौरियाँ भी कई तरह की बनती है ना, हमारे यहाँ जो वो देसी कचौरियाँ होती है उसमें स्टफिंग्स भी अपने अपने हिसाब से लोग शहर के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन आज क्या देसी शगुफ्ता कुछ लोगों को हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, देसी जायके की बात हो रही है तो हर रोज हमने जिम्मा लिया है कि अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज बारी है बनारस की मशहूर मलाई पूड़ी की। मैंने तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने पहली बार नाम सुना है, तो आई डोंट नो द टेस्ट। सो हम टेस्ट तो करना चाहेंगे। बिल्कुल, उसमें बनारस की ये पारंपरिक मिठाई है जिसका स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए आपको भी लिए चलते हैं। बनारसी जायके और स्वाद की खोज करते हुए वहां पहुंचे हैं इन तंग गलियों में जो बनारस का पक्का महाल कहलाता है। बात जब देसी जायके की हो तो भला बनारस को कैसे भुलाया जा सकता है। यहाँ की तंग गलियों में जो देसी स्वाद मिलता है उसकी बात ही निराली है। वैसे तो बनारस की कई चीजें मशहूर हैं, लेकिन आज आपको इस पुराने शहर की मशहूर मलाई पूरी का स्वाद चखाएंगे, जो पूरे बनारस में सिर्फ पक्का महाल इलाके में मौजूद राधा कृष्ण नाम की दुकान पर ही मिलती है। यहाँ से एक मिठाई जो सिर्फ और सिर्फ इसी मोहल्ले में मिलती है, इसी इलाके में मिलती है और कहीं और न तो बनाई जाती है न ही बेची जाती है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है मलाई पूरी की और इसका स्वाद भी चखने के लिए तमाम जगहों से लोग आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र भी आते हैं, रेगुलर कस्टमर भी हैं। चूँकि वाराणसी का पक्का महाल क्षेत्र मिठाइयों के लिए काफी फेमस है, ऐसे में यहाँ तरह तरह की देसी मिठाइयाँ भी मिलती हैं। उन्हीं में से एक है यहाँ की मिठाई मलाई पूरी, जिसे चखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, जो मीठा है वो भी काफी अच्छा है और ये पूरा दूध का ही बना है, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है सच में। इसका टेस्ट काफी अच्छा है एंड मतलब जो स्वीटनेस है इसकी बहुत प्रॉपर प्रोपोर्शंस में है और बहुत प्यारा टेस्ट है। बहुत टेस्टी है। सबसे अच्छी है कि इसमें मिठास एकदम बराबर है, ज्यादा मीठा नहीं है, कोई भी खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं खाया मैंने अभी तक, यहीं पे खाने को मिल रहा है मेरे को। और मैं आया था, पिछले साल भी आया था इसी महीने। आपने? नहीं, ये नहीं खाया था पिछली बार। मलाइयो मैंने ट्राई किया था, तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है ये मलाई पूरी। जाहिर है मलाई पूरी का टेस्ट इतना शानदार है तो इसे बनाना भी काफी मेहनत का काम होगा। पहले तो दूध को मलाई आने तक बॉईल किया जाता है और फिर जब दूध में गाढ़ी मलाई जमने लगती है तब उसे पूरी के आकार में काटकर उस पर मेवा, पिस्ता और बारीक पिसी हुई चीनी डाली जाती है। ये मलाई पूरी बाकी मिठाई से क्यों अलग है? इसको कैसे बनाते हैं आप लोग?
इसलिए अलग ये खाली दूध का है। दूध बहुत अच्छा है, दूध बहुत बढ़िया है, इसके वजह से ही है ये। कम मिठास भी है, तो क्या इसमें चीनी वगैरह डालते हैं कि ये मलाई की मिठास? नहीं, ये सादा खाइएगा तब भी आपको हल्का मिठास ईश्वर का रहेगा, भगवानी मिठास। 50 पूड़ी बनाने में 8 घंटा लगता है, 8 घंटा 60 पूड़ी बनेगा, बहुत टाइम है, बहुत मेहनत है। बनारस की ये खास मिठाई और कहीं नहीं, सिर्फ बनारस की इन्हीं तंग गलियों में ही मिलती है, जो न सिर्फ बनारस आने वाले लोगों के लिए ठेठ अंदाज में मिठास घोलती है, बल्कि बनारस का ये देसी जायका यहाँ की पहचान भी बन चुका है। बनारस की मलाई पूड़ी यहीं की मिठाई है और कहीं और खाने को नहीं मिलती है। इसका स्वाद चखने के लिए न केवल बनारसी बल्कि पूरे देश और दुनिया भर के जो स्वाद के शौकीन हैं वो तावले रहते हैं, और बनारस जो लोग आता है वो मलाई पूड़ी का स्वाद चखने जरूर आता है। और बताया जा रहा है कि पूरे दिन मेहनत के बाद कुछ ही पल में यह खत्म हो जाता है, इसकी बिक्री हो जाती है। कभी कभी ऑर्डर जो होते हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा रहती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मुंबई के एक अनोखे बर्ड पार्क में लेकर चलते हैं, जहां 500 से ज्यादा प्रजातियों के परिंदे एक साथ देखे जा सकते हैं। और देखिए, यहाँ सैलानी चिड़ियों को छू भी सकते हैं और उन्हें दाना भी खिला सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ परिंदों के लिए रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। मुंबई की दौड़ भाग भरी जिंदगी के बीच खूबसूरत पंछियों का ये पार्क लोगों को सुकून का एहसास करा रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे 500 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। इन पक्षियों को सैलानी करीब से देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं और उनके बारे में अहम जानकारियाँ भी ले सकते हैं। कैसे बुलाते, एक बार जरा बुलाकर दिखाइए। बेबीज, बेबीज, कम। एक बेबी मेरे ऊपर बैठ गया, ठीक है। अरे बाप रे। तो ये जो है और भी जो लोग आते हैं पक्षियों को देखने के लिए, उनके लिए भी ऐसे ही? हाँ सर, यहाँ पे ये फीडिंग सेशन करवाया जाता है, जहाँ पे हमें प्लेट को फ्लैट होल्ड करना होता है और हम लोगों को कंफर्टेबली खड़े होना होता है। अगर बर्ड्स को कंफर्टेबल लगेगा तो जैसे आपके सर पे बैठे थे वैसे हर एक गेस्ट के ऊपर भी बैठ जाते हैं। मुंबई के वाटर किंगडम में बने इस पार्क में देश के साथ साथ विदेशों से लाए गए परिंदे भी मौजूद हैं। पक्षियों के हैंडलर्स ने उनके नाम भी रखे हैं। कोई मोटू है तो कोई पतलू, श्याना रियो, परी बादशाह जैसे नामों से इन्हें पुकारा जाता है। यहाँ पे हमारे पास 450 से 550 तक पक्षी है। उसमें बड़ा ऑस्ट्रिच है, मकाओ है, ग्रे पैरेट है, चीक्स है, ऐसे काफी पक्षी है जो हमने आइवेरी में ओपन में छोड़े हुए हैं। स्कूल के बच्चे आते हैं, बड़े लोग जो लोग आते हैं बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको ये पक्षी बाहर के माहौल में देखने नहीं मिलते। यहाँ पे उनको ये पंछी देखने मिलते हैं, उनको फीडिंग किया जाता है तो उनको ये मजा आता है देख के। इस बर्ड पार्क में हर प्रजाति के परिंदों के लिए रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम है। बर्ड के हैंडलर इनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। सभी के लिए अलग अलग बाड़े भी बने हैं, लेकिन ढेर सारे पक्षियों को खुले में आजादी के साथ उड़ने के लिए भी छोड़ा गया है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। चलिए, एक खूबसूरत सी वायरल तस्वीर आपके लिए लेकर आए हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। एमपी के नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पेड़ की डाल पर आराम फरमाता लेपर्ड नजर आया। इस खूबसूरत नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो को दरअसल भोपाल से जंगल सफारी के लिए पहुंचे डॉक्टर कार्तिकेय सिंह ने रिकॉर्ड किया था, और जब ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आया। और अब आपको नेपाल के अनोखे हॉट एयर बलून फेस्टिवल की तस्वीरें हम दिखाते हैं। एयर बलून की उड़ान के बाद पोखरा में आसमान रंगीन नजर आने लगा। यहां एक साथ 25 हॉट एयर बलून ने उड़ान भरी। नेपाल में इस तरह का ये पहला फेस्टिवल है जिसके जरिए हिमालय में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और इस खास इवेंट में देश विदेश के कई लोगों ने हिस्सा भी लिया। देखिए ये रिपोर्ट।
नेपाल के पोखरा शहर का आसमान मंगलवार को कई हॉट एयर बलून से रंगा दिखा। यहाँ बेफिक्री से उड़ते ये हॉट एयर बलून हवा से बातें करते नजर आए। कुछ इस तरह से नेपाल ने अपना पहला इंटरनेशनल हॉट एयर बलून फेस्टिवल मनाया, जिसमें 25 हॉट एयर बलून ने हवा में उड़ान भरी। Very nice area to fly. Perfect weather for ballooning. Not too much wind. You could fly any direction. So yeah, great. इस रोमांच का आनंद लेने के लिए अलग अलग देशों से लोग पहुंचे थे और जो लोग हॉट एयर बलून में सैर नहीं कर पाए वो नीचे अपने मोबाइल से इन हसीन नजारों को कैद करते दिखे। इतना ही नहीं, इस फेस्टिवल में नेपाल के लोक संगीत का जलवा भी दिखा, जिसमें लोक कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस तरह के इवेंट का मकसद एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के सिचुआन प्रांत में 1 मिलियन किलोवाट की क्षमता वाला केला फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन बनाया गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पावर स्टेशन बताया जा रहा है। इस पावर स्टेशन की खासियत ये है कि यहां बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी और सूरज की रोशनी दोनों का उपयोग किया जा रहा है। ये पावर स्टेशन गार्जे के जेंग स्वार प्रांत में यालोंग नदी के पास स्थित है। ये पावर स्टेशन लगभग 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो चीन के 80 नेशनल स्टेडियम के बराबर है। पावर स्टेशन में 2 मिलियन से ज्यादा फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, 5000 से ज्यादा इन्वर्टर और 300 से ज्यादा बॉक्स प्रकार के ट्रांसफर शामिल हैं। इसको बनाने में करीब 726 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई है। उम्मीद की जा रही है कि इस पावर स्टेशन से हर साल करीब 6 लाख टन से ज्यादा कोयले की बचत करेगा और करीब 1.6 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम करेगा। देखिए, चाय पर चर्चा में खबरें केवल आपको बाखबर ही नहीं करती हैं, बल्कि जश्न उत्सव के जरिए आपको रोजमर्रा की टेंशन से थोड़ी सी राहत तो देती हैं। उम्मीद यही है कि आने वाला नया साल आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली का नया उजाला लेकर आए। तो ऐसे खुशियों के रंग JNT पर बिखेरते रहिए और हमेशा से आपको अच्छी खबरों के जरिए खुशियों का पैगाम देता आया है। बिल्कुल, और यही हमारी भी कोशिश है कि आप हमारे साथ रोजाना इसी तरह से जुड़े। चाय पर चर्चा हम करेंगे और आप खुश रहें, आबाद रहें, यही हमारी दुआ भी है। लेकिन कल शाम हमारे साथ चाय पीना ना भूलें, क्योंकि ढेर सारी खबरें भी गर्मा गर्म साथ में होंगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।